तो हेलो, कैसे हो यार? वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम एजुकेशनल हाइक। सेट 1 का पेपर हमारे हाथ लगा है। सोशल साइंस का आज पेपर था क्लास 10th वालों का, और आंसर की के साथ एजुकेशनल हाइक्स की एक और वीडियो आपके सामने है। 2023 मतलब इसी साल का पेपर है, आज का ही पेपर है, सेट 1 है। आप में से कई लोगों का सेट 1 होगा, आप इसको देख सकते हो। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ऊपर आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ। चलो, सेक्शन ए यहां पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 20 नंबर का, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको सीरीज ऑफ ईयर्स में लिखना है, मतलब कौन सी चीज इसमें पहले हुई है उसको ऊपर रखो, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। तो इन चारों में सबसे पहले हुआ है नेपोलियनिक वॉर्स। ये 1800 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1815 में जाकर खत्म हुआ है। तो 1815 तो नहीं, हम 1800 ही लेते हैं। और उसके बाद हमारा ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में, ठीक है। ये ट्रीटी हुई थी जो उस समय के एलाइड पावर्स थे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं। प्रूसिया हो गया, प्रूसिया हो गया हमारा, ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन था, और रसिया भी था हमारा। ये चार देश थे, इन्होंने क्या किया था, ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया था कि ये नेपोलियन को हराएंगे, ठीक है। तो नेपोलियनिक वॉर्स 1850 में खत्म हुआ था, स्टार्ट 18 में हुआ था। नाउ ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये 1821 में हुआ था। और स्लेव नेशनलिज्म इन ओटोमन एम्पायर, दिस इज इन 1905। तो 1 2 3 4 देखो किसका ऑप्शन है, ये बी वाला है, ये 1 2 3 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज कॉमन अमंग द राइटिंग्स ऑफ कैलाश बासनी देवी, ताराबाई सिंधे एंड पंडिता रामाबाई। ये तीन महिलाओं का नाम यहां पर दिया गया है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एस्पेक्ट, कौन सी चीज के बारे में ये तीनों लोग लिखती थी। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों महिलाएं हैं, विमेन्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये किसके बारे में लिखेंगी, विमेन्स के बारे में लिखेंगी। पंडिता रामाबाई बहुत बड़ी संस्कृत की विद्वान थी, ठीक है। तो ये अपनी बुक्स में क्या करती थी कि जो हिंदू महिलाएं थी, अपर कास्ट की हिंदू महिलाएं थी, उनके एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। तो ये भी विमेन के एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करती थी, ठीक है। तो ये तीनों क्या करती थी, हाईलाइटेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन। तो बी वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ताराबाई सिंधे ये अपने क्या करती थी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखती थी कि भाई विमेन्स की कंडीशन कैसी है, जो लोअर क्लास की विमेन्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की विमेन्स हैं, उनकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये तीनों क्या काम करती थी, हाईलाइटेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ये क्या बोल रहा है हमसे कि देयर वर 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट ग्रेटली श्रैंक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड कब से चालू हुआ है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड हम 1500 से 1800 को कहते हैं कि ये मॉडर्न एज के पहले का जमाना था, ठीक है, प्री मॉडर्न एज जिसे कहते हैं। तो प्री मॉडर्न एज में क्या नहीं था वो आपको पॉइंट आउट करना है। फ्लो ऑफ ट्रेड, व्यापार हुआ करते थे पहले भी। फ्लो ऑफ लेबर, पहले भी मजदूर हुआ करते थे और पहले भी पैसे हुआ करते थे। पहले क्या नहीं होता था, द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट है, हम इसी को चूज करेंगे। द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं होता था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग्स द फॉलोइंग इंप्रूव द स्टीम इंजन। इन चारों में से किसने स्टीम इंजन को इंप्रूव किया था। इंप्रूव क्या किया गया था कि भाई अलग से देखो, ये मेजर इंप्रूवमेंट मैं बता रहा हूं जो स्टीम इंजन में हुआ था। एक कंडेंसेशन के लिए एक अलग डब्बा लगा दिया था स्टीम इंजन में, कंडेंसेशन वेसल, ठीक है। ये काम किया था जेम्स वॉट ने। तो फोर्थ वाले का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इंप्रूव किया 1764 में, और जो हम मॉडर्न इंजन यूज करते हैं वो जेम्स वॉट की ही देन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फेरस मेटल। फेरस मेटल कौन होता है, जो आयरन कंटेन करता है, कंटेन्स आयरन, जो क्या करता है, कंटेन्स आयरन, उसको हम क्या कहते हैं, फेरस मेटल कहते हैं। तो कॉपर के अंदर आयरन नहीं होता, कॉपर एक अलग मटेरियल है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बॉक्साइट के अंदर भी आयरन नहीं होता है, टिन के अंदर भी नहीं होता। निकेल, निकेल इज द फेरस मेटल, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर आयरन पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, निकल। चलो
आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मैच करने के लिए है कि भाई मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको चूज करना है कि कौन किसके साथ फिट बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल लेते हैं। क्या बायोलॉजिकल कोल होता है? नहीं, कोयला तो एक ही होता है भाई, एक ही तरीके से बनता है। ये बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल नहीं होता। क्या बायोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ होता है? बिल्कुल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 1। देखो, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट वो होता है जो हम कैसे जीते हैं, हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं ना, हम इंसान भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 1। अच्छा, रिन्यूएबल क्या हो सकता है? हमारे पास कोल बचा है, सोलर एनर्जी बचा है, रिन्यूएबल कौन सा होगा? कोल रिन्यूएबल नहीं है, वो एक बार खर्च हो जाता है तो खर्च हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें कोल को बचाना भी चाहिए। रिन्यूएबल है हमारा सोलर एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल है हमारा कोल एनर्जी, ठीक है। तो आप यहां पर थर्ड लिख सकते हो और यहां पर सेकंड लिख सकते हो, सेकंड एक्चुअली। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में यहां पर ये फर्स्ट का कौन सा वाला होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देखते हैं। फर्स्ट का हमने मैच किया था सेकंड के साथ, ठीक है। तो सेकंड यहां पर कहां है? ये है, ठीक है। सेकंड का हमने किससे मैच किया था? रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल हमारा सोलर एनर्जी होता है थर्ड के साथ, बिल्कुल सही है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल हमारा कोल होता है तो फर्स्ट के साथ। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है कि भाई इसमें बहुत सारे सॉइल्स दिए गए हैं, इन सॉइल्स की क्वालिटी सामने दी गई है। आपको बताना है कि कौन से सॉइल करेक्टली मैच किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसा होता है? हाँ, एलुवियल सॉइल में सैंड और सिल्ट यानी जो छोटे छोटे ईंट पत्थर होते हैं ना, इनकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे ये यूपी में पाया जाता है, हम जहां से हैं वहां से एलुवियल सॉइल पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उसके बाद हरियाणा में भी आपको एलुवियल सॉइल ही मिलेगा, ठीक है। तो ये करेक्टली मैच किया गया है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। ब्लैक सॉइल क्या होता है? सॉल्ट कंटेंट इज हाई। नहीं, ये गलत मैच किया गया है क्योंकि ब्लैक सॉइल में सॉल्ट कंटेंट नहीं होता। ब्लैक सॉइल भाई महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है। साल्ट कंटेंट जिसमें हाई होता है उसको हम सोडिक सॉइल कहते हैं, इसकी फर्टाइलिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। ब्लैक सॉइल ज्यादा फर्टाइल होता है। तो ये दोनों करेक्टली मैच नहीं किए गए हैं। अरिड सॉइल, ये डिजर्ट सॉइल होते हैं जो राजस्थान में पाया जाता है। डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, ये रेड सॉइल होते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब गलत मैच किए गए। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बेटर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इन चारों में से अगर बात की जाए तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब किस देश के इंसान ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इन चारों में से सबसे नंबर 1 कौन सा हो सकता है? अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल? नहीं, इन चारों में से इंडिया काफी डेवलप है। तो इंडिया बहुत ही ये इजी था क्वेश्चन, ठीक है। तुम चारों में बता सकते हो कि ज्यादा डेवलप कौन है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द जीडीपी ऑफ इंडिया? अब ये आपको पहले से पता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर बहुत वीक है इंडिया का, ठीक है। टर्सरी सेक्टर ये लगभग 80% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी को। टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में जितने भी मतलब ज्यादातर लोग क्या है, सर्विस मैन ही है, ठीक है। इसलिए टर्सरी सेक्टर इंडिया का हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। Why did the Indian government liberalize trade regulations in 1991? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, 1991 में ट्रेड रेगुलेशंस को खत्म कर दिया था। मतलब इसके तहत सिंपली ये समझ लो कि जो इंडिया के लोग थे वो अब पूरे दुनिया में अपना सामान बेच सकते थे और वहां से खरीद सकते थे, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो ये किस चीज के लिए मतलब लिबरेशन ये क्यों हुआ था, ट्रेड रेगुलेशंस को क्यों हटाए गए थे? गवर्नमेंट वांटेड फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी? नहीं। गवर्नमेंट वांटेड टू मेंटेन गुड रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज? नहीं। गवर्नमेंट वांटेड इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete इन द वर्ल्ड मार्केट? ये बिल्कुल सही बात है। इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत छोटा है, हम क्या करते हैं ट्रेड रेगुलेशन को हटा देते हैं तो ये मार्केट बड़ा हो जाएगा, हम दुनिया के बाकी अलग अलग देशों से भी अपना सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन 10वें वाले का क्या हो जाएगा? सी, गवर्नमेंट वांटेड इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete इन द वर्ल्ड मार्केट, राइट।
Moving to question number 11, read the following statements about human development and choose the correct option. देखो human development किसे कह सकते हैं, इन चारों में से चूज करो. It is the composite index prepared by United Nations Development Program. बिल्कुल सही है कि भाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. दूसरा देखते हैं, पैरामीटर्स टू मेजर इट आर लॉन्गिविटी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम. किसी भी इंसान की डेवलपमेंट कब होती है, जब वो पढ़ा लिखा होगा, जब उसकी इनकम ज्यादा होगी, लॉन्गिविटी यानी ये जो एम्प्लॉयमेंट का टाइम है ये ज्यादा होगा. तो बिल्कुल सही, दूसरा वाला भी हमारा बिल्कुल सही है. ह्यूमन डेवलपमेंट हम इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तीसरा देखते हैं, कंट्रीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज. बिल्कुल नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट केवल रैंकिंग दिखाता है, वो ये नहीं बताता कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी लो डेवलप्ड है. ठीक है. फोर्थ, वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रिपेयर्स रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ये भी गलत है. वर्ल्ड बैंक केवल पैसा लेन देन का काम करती है, ये किसी भी तरीके का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करती है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. रीड द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. सम कॉम्परेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार. ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहा है कि हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशियो ऑफ हरियाणा. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हरियाणा में प्रेजेंट कितने लोग थे, तभी तो पता चलेगा ना एब्सेंट कितने थे. प्रेजेंट रेट, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये लिटरेसी रेट है, और ये है नेट अटेंडेंस रेट. मतलब इसी में पता चलेगा कितने लोग प्रेजेंट थे. तो आउट ऑफ 100 61 लोग प्रेजेंट थे हरियाणा में. तो ऑप्शन कितने हुए, 39 हुए. तो 39 हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. बिल्कुल ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स. फैक्ट्री वर्कर्स एक ऐसा इंसान जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है. क्या उसकी तनख्वाह बढ़ जाए. बिल्कुल सही, यही उसका डेवलपमेंट गोल होता है कि भाई मेरा तनख्वाह बढ़ जाए. ठीक है. बेटर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से उसको कोई मतलब नहीं है. मोर आवर्स ऑफ वर्क, वो ज्यादा काम भी नहीं करना चाहता है. मोर लेबर वर्क, वो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत भी नहीं करना चाहता है. तो डेवलपमेंट गोल क्या है फैक्ट्री वर्कर के लिए, बेटर वेजेस, मतलब तनख्वाह बढ़ जाए उसकी. 14th क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. देखते हैं कौन सा मैच है अच्छे से. प्राइमरी सेक्टर का मतलब फ्लावर कल्टीवेटर. बिल्कुल, प्राइमरी सेक्टर सबसे नीचे वाले सेक्टर होते हैं, इसमें माली वाली आ सकते हैं. फ्लावर कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है, जो माली होते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर मतलब फ्लावर कल्टीवेटर में आता है. सेकेंडरी सेक्टर मिल्क वेंडर, बिल्कुल नहीं, मिल्क वेंडर भी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. ठीक है. टर्सरी सेक्टर फिशरमैन, बिल्कुल भी नहीं भाई. टर्सरी सेक्टर में कौन से लोग आते हैं, जो सर्विस करते हैं. ठीक है, जो सर्विस करते हैं. तो फिशरमैन भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गार्डनर, गार्डनर क्या मैन्युफैक्चर करेगा. गार्डनर तो केवल पौधों को पानी देता है, वो कोई चीज पैदा थोड़ी करता है, कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी करता है वो. ठीक है, तो ये हमारा करेक्टली मैच कौन सा है, ए वाला. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, प्राइमरी सेक्टर, दैट इज फ्लावर कल्टीवेटर. Now moving to question number 15, consider the following statements on power sharing and choose the correct option. देखो यहाँ पर पावर शेयरिंग के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, तो भाई कौन सी बात सही है पावर शेयरिंग के बारे में. पावर शेयरिंग एक्चुअली में क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म इज द रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो पावर शेयरिंग की बात होनी चाहिए ना, डेमोक्रेसी की तो कहीं बात नहीं हो रही है. तो भाई पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा. और एक चीज और भी है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि मेजोरिटी वाले लोग जो चाहेंगे वही होगा, माइनॉरिटी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है. तो पहला तो नहीं होगा. ठीक है, बाकी सभी में 3-3 ऑप्शन है, तो देख लो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही सही होना चाहिए. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है. ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. पहले असर्शन देखते हैं कि श्रीलंका एडॉप्टेड तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. इस क्वेश्चन में करना क्या है कि भाई दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक असर्शन और एक रीजन. ये देखो, एक असर्शन और दूसरा रीजन. ठीक है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको दोनों को पढ़ना है और इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये चूज करना है. तो पहला ये कि भाई श्रीलंका एडॉप्टेड तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, ये गलत बात है. श्रीलंका ने किसी भी तरीके का ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस नहीं किया है. यहां पर दो तरीके के लोग हैं, एक है सिन्हाला स्पीकिंग और दूसरे हैं हमारे तमिल स्पीकिंग. ठीक है, लेकिन यहां पर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो असर्शन तो गलत है. तो देखो असर्शन फॉल्स वाला कोई ऑप्शन है क्या, ये गलत है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी गलत है.
ठीक है, ए इज ट्रू, ए तो गलत है, ए इज फॉल्स, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखते हैं इसका रीजन क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटरिज्म इन मेजर्स, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलो आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन नंबर पे। ये हमसे क्या पूछता है कि भाई यहाँ पर दो कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी, दोनों को मैच करना है। तो मैच करते हैं। बैंक किस लिस्ट में आता है? बैंक हमारा आता है यूनियन लिस्ट में, मतलब सारे बैंकों को कौन कंट्रोल करता है? यूनियन गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर किसके अंडर में आता है? स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे आता है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कंप्यूटर हमारा रेसिड्यूरी लिस्ट। तो पहले का सेकंड, पहले का सेकंड, अच्छा दूसरे का थर्ड, दूसरे का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव लेबल। यहां पर चार अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लेबल दिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको बताना है इन चारों में से कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव लेबल के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, बस उसी को टिक कर दो, उसी को करेक्ट ऑप्शन चूज कर दो, ठीक है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, ये किस में होता है? डिक्टेटरशिप में नहीं होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में भी नहीं होता है, इंपेरिलिया सिस्टम में भी नहीं होता है, और यूनिटरी फेडरल सिस्टम, ये क्या होता है? इसको हम 3 टायर गवर्नमेंट भी कहते हैं, मतलब पूरा पावर यूनियन, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं जैसे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, इन तीनों में डिवाइड होती है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर होता है कि वो कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू शेयर करे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यूनिटरी फेडरल सिस्टम, ये 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पर यूनियन को अपनी रेवेन्यू स्टेट के साथ शेयर करनी पड़ती है, स्टेट को अपनी रेवेन्यू लोकल के साथ शेयर करनी पड़ती है। सो ये रहा हमारा 18th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन, यूनिटरी फेडरल सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज 2 पार्टी सिस्टम। तो 2 पार्टी सिस्टम केवल 2 ही देश में है, एक यूके यानी इंग्लैंड और एक यूएस यानी हमारा अमेरिका, ठीक है। तो 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में, 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है? यहाँ पर 2 पार्टीज रूल करती हैं, जैसे इंडिया में बीजेपी चल रही है, ये 1 पार्टी सिस्टम है। क्या 2 पार्टी सिस्टम मतलब क्या होता है कि भाई इस देश में 2 पार्टियां रूल करती हैं, जिसको हम मेन रूलिंग पार्टी कहते हैं, बाकी को अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। तो 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में है, बाकी रसिया, इंडिया, चाइना, इन सब में 1 पार्टी सिस्टम है। जैसे इंडिया में अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, तो 1 पार्टी सिस्टम हुआ हमारा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के ज्यादातर लोग किस गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये आप सब जानते हो कि भाई जहां डेमोक्रेसी है वही देश आज डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट विच इज लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू सेक्शन बी, ठीक है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, आपको 2-2 पॉइंट सभी क्वेश्चन में देने थे। चलो मैं हिंट दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 21, आप मैच करना कि क्या आप यही करके लेके आए हो। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स दैट वर यूज्ड बाय द यूरोपियन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडेंटर्ड लेबर्स। मतलब भाई लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो 2 कारण ऐसे बताओ कि यूरोप के लोग लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। सबसे पहले उन्होंने हैवी टैक्स इंपोज कर दिया था। अगर आपने हैवी टैक्स के बारे में लिखा है तो ये पॉइंट सही है, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? मूवमेंट ऑफ माइन वर्कर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मतलब माइन वर्कर्स कहीं भी जा और आ नहीं सकते थे, वो कहीं मूव नहीं कर सकते थे। तो 2 चीजें थी, 2 मेथड्स थे जो यूरोपियंस ने अपनाए थे इंडेंटर्ड लेबर्स को सताने के लिए। सबसे पहले तो हैवी टैक्स इंपोज कर दिया, फिर मूवमेंट ऑफ माइन वर्कर्स को रोक दिया। माइन वर्कर्स कहीं भी जा आ नहीं सकते थे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22, बी वाला ऑप्शन में था, आप देख लेना अगर आपने ये किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स। आपको बताना है कि भाई कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल डिपेंडेंट है भाई। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर से क्या मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है, और तब जाके वो इंडस्ट्री में बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? जैसे आप कॉटन ही लिख सकते हो।
अब भाई अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो क्या कॉटन इंडस्ट्री चल रही होती? नहीं चल रही होती। क्या जूट नहीं होता तो जूट इंडस्ट्री चल रही होती? नहीं चल रही होती। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है इंडस्ट्री, ऐसे ही इंडस्ट्री पर भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर। वो क्या करता है, एग्रीकल्चर के लिए जो टूल्स चाहिए जैसे ट्रैक्टर वैक्टर, ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो अगर आपने ये पॉइंट लिखा होगा तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एन एग्जाम्पल। देखो ये बात तो ऑब्वियस सी है कि भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। जैसे मेरे लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि तुम कोई नया स्टार्टअप कर दो या तुम कोई अच्छी जॉब पालो, तो ये तुम्हारे लिए डेवलपमेंट गोल होगा। तो आपको एग्जाम्पल देकर यहाँ पर ये समझाना है, 2 नंबर का है, तो आप कोई भी चीज लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई 15 ओल्ड गर्ल जो सिटी में रहती है उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? हो सकता है लैपटॉप लेना, ठीक है, लैपटॉप से उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो 15 साल की लड़की जो सिटी में रहती है उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है लैपटॉप खरीदना। वहीं पर 15 साल की लड़की जो कहाँ रहती है, गांव में रहती है, ठीक है, इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? इसके लिए बेटर स्कूल पाना होगा डेवलपमेंट गोल। हो सकता है कि इसके गांव में अच्छे स्कूल ना हो, तो ये अच्छा स्कूल पाकर अपने आप को डेवलप्ड महसूस करेगी। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल है। तो आप ये लिख लेना 23 में। 24 क्या है? वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज इन आवर सोसाइटी, एक्सप्लेन एनी 2 वेज। तो कोई भी 2 तरीका, जैसे डाउरी सिस्टम है हमारे इंडिया में, तो दहेज लेकर भी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिख देना कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है भाई, ठीक है, रेप होते हैं लड़कियों के, इनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो किसी भी पॉइंट पर आप लिख सकते हो, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट 1। और बाकी के जितने बचे हुए हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड हमारा सेक्शन ई केस बेस्ड वाला, इन सभी के आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बनाकर दे दे रहा हूं। सो आई होप कि आपको ये पूरा आंसर की समझ में आया होगा। जैसा भी गया पेपर टेंशन छोड़ो, अगला मैथ्स है हमारा, उसके लिए प्रिपेयर करो। इसके लिए भी हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।